नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में हम राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो क्लासें हैं आपके लिए राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, या आगामी आने वाली एलडीसी की भर्ती हो, या इससे आगे आने वाली सीईटी हो, या आगामी पशु परीक्षक की भी एक बड़ी भर्ती आने वाली है उसकी क्लासें हों, उसमें सभी में क्या है, राजस्थान जी के जितने भी राजस्थान की एग्ज़ामें लगती हैं उसमें सभी में पूछा जाता है। तो आपको ये तो क्लासें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी और राजस्थान जी के आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। तो आप इन क्लासों को लीजिए और इसका फ़ायदा भी उठाइए। दोस्तों, बता दूं, सीईटी में आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकोगे वो आपके आगामी आने वाले अन्य भर्तियों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आगामी जितनी भी भर्तियाँ आएंगी वो सीईटी के दायरे में आएंगी। तो सीईटी में राजस्थान जी के बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपके लिए कुछ ये क्लासें, या हम आगे राजस्थान की क्विज भी लेके आएंगे, तो वो सभी चीज़ें किसके लिए लाभदायक होने वाली हैं, आगामी आने वाली भर्तियों के लिए लाभदायक होने वाली हैं। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकलाओं में हमने 2 स्कूलों के बारे में अध्ययन कर लिया है। कौन सी स्कूलें, एक तो मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल, दोनों हमारी स्कूलें कंप्लीट हो गई हैं। उसकी क्लासें प्ले लिस्ट बना दी गई है, प्ले लिस्ट पे आपको उपलब्ध है। वो आप यदि चैनल पे नए हो तो पीछे जाकर देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं कौन सी स्कूल के बारे में, ढूंढाड़ स्कूल के बारे में बात करेंगे। और ढूंढाड़ स्कूल में भी हम कौन सी शैली के बारे में बात करेंगे, तो आमेर शैली के बारे में बात करेंगे। तो आमेर शैली के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि एक जो आमेर शैली है किस स्कूल के अंतर्गत आती है, तो यह ढूंढाड़ स्कूल में शामिल है। तो यह ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है, या ढूंढाड़ स्कूल में शामिल शैली है, या ढूंढाड़ स्कूल की शैली है, ऐसे लिखो, यह ढूंढाड़ स्कूल की शैली है। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि आमेर शैली किस स्कूल के अंतर्गत आती है, तो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। इसका प्रारंभिक किसके काल में हुआ, तो इसका पूछ लिया जाए कि प्रारंभ किसके काल में हुआ, आपसे पूछ लिया जाए तो मानसिंह फैस्ट के काल में क्या होता है, इस शैली का प्रारंभ होता है। तो महाराजा मानसिंह फैस्ट के काल में, महाराजा मानसिंह फैस्ट के काल में, मानसिंह फैस्ट के काल से क्या होता है, इस शैली का प्रारंभ होता है। कौन सी शैली का, आमेर शैली का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी स्कूल के अंतर्गत आई, ढूंढाड़ के स्कूल के अंतर्गत है। और बात करते हैं प्रारंभ किसके काल में, महाराजा मानसिंह के काल में होता है। बात करते हैं आगे की श्रवण काल, इस शैली का श्रवण काल किसके काल को माना जाता है, तो इस शैली का श्रवण काल माना जाता है मिर्जा राजा जय सिंह के काल को। आपसे पूछ लिया जाए कि श्रवण काल किसके काल को माना जाता है, तो मिर्जा राजा जय सिंह के काल को, मिर्जा राजा जय सिंह के काल को क्या माना जाता है, इस शैली का क्या माना जाता है, श्रवण काल माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं, इस शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगलों का पड़ा। ये लिख लेना यहीं पे, इस शैली पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इस आमेर शैली पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव इस शैली पे पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इस शैली में देखो दोस्तों, इस शैली में किस रंगों का, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो लिखो दोस्तों, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। सर्वाधिक
किया गया है। तो कौन सी शैली में आपसे पूछ लिया जाए, बुझे हुए रंगों का प्रयोग पूछे तो कौन सी शैली बताई थी मैंने, नागौर शैली बताई थी। जबकि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में किया गया है, तो आमेर शैली के अंतर्गत किया गया है और ये ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन हैं। तो मुन्नालाल है, हुक्मचंद है, मुरली है और पुष्पदत्त इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो लिखो दोस्तों, नाम लिखो प्रमुख चित्रकारों के, प्रमुख चित्रकार। तो इसके प्रमुख चित्रकार कौन हैं आपसे पूछ लिया जाए तो कि इसके प्रमुख चित्रकार, तो एक तो मुन्नालाल, लिखो दोस्तों कौन, मुन्नालाल, हुक्मचंद, 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 पुष्पदत्त और मुरली, मुरली और पुष्पदत्त, मुरली और पुष्पदत्त, पुष्पदत्त, ये क्या हैं, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। ये चार चित्रकार आपको याद रखने हैं। कौन सी शैली में, आमेर शैली में, मुन्नालाल, हुक्मचंद, मुरली और पुष्पदत्त। ठीक है दोस्तों, ये चार चित्रकार इसमें प्रमुख रूप से हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रों के बारे में, बात करते हैं कि इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्र, पहले चित्र की बात करते हैं, यशोधरा का चित्र इसमें प्रमुख है। किसका, यशोधरा। तो लिखो दोस्तों यशोधरा, यशोधरा का चित्र इसमें प्रमुख है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसमें और कौन से चित्र प्रमुख है। तो रज्जबनामा, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था किसने, रज्जबनामा ने। तो रज्जबनामा, रज्जबनामा लिखो, रज्जबनामा, रज्जबनामा ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया, तो रज्जबनामा ने महाभारत का किस में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक कौन कौन से चित्र, दो चित्र और बहुत इसके प्रमुख आमेर से लिखे, एक तो गीत गोविंद का चित्र और एक किसका चित्र, बिहारी सतसई का। और ये चित्र चित्रित करने का काम किसने किया था, मुरली ने किया था मानसिंह के काल में। तो गीत गोविंद व बिहारी सतसई, गीत गोविंद और कौन से, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। और ये किसके शासनकाल में हुआ था और किसने किया था, मुरली ने किया था। मुरली प्रमुख चित्रकार लिखा है ना मैंने, मुरली। और किसके शासनकाल में, मानसिंह के काल में, मानसिंह के काल में। ठीक है दोस्तों, और एक मोस्ट चित्र जो प्रमुख बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आदि पुराण। आदि पुराण का चित्रण किसने किया था, पुष्पदत्त ने किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आदि पुराण का चित्र, ये यहीं पे लिख लो, आदि पुराण का चित्र, आदि पुराण का चित्र, आदि पुराण का चित्र कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने चित्रित किया था, पुष्पदत्त ने, पुष्पदत्त ने क्या किया था, इसका चित्रण का चित्रित करने का काम किया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना, इसके 2 स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी आने वाली राजस्थान पुलिस में, आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अभी हाल ही में लगने वाला है ये पेपर राजस्थान पुलिस का, तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी तक हमने आमेर शैली को कंप्लीट कर लिया। आमेर शैली के बाद में हम जयपुर शैली के बारे में पढ़ेंगे कि जयपुर शैली में क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। एक बार आमेर शैली को हम पुनः रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से ये समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। तो दोस्तों बात करते हैं आमेर शैली के बारे में। आमेर शैली कौन से स्कूल के अंतर्गत आती है आपसे पूछ लिया जाए तो यह ढूंढाड़ स्कूल के क्या आती है, अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसका प्रारंभिक काल या किसके काल से यह जो आमेर शैली है इसका प्रारंभ हुआ था। तो आपसे पूछा जाए तो मिर्जा राजा या महाराजा मानसिंह के काल से ये क्या हुए थे, प्रारंभ हुई थी। मानसिंह फर्स्ट के काल में, जिसने अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, यह आपको कमेंट करके बताना है कि महाराजा मानसिंह को
अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी और कितने हजार की मनसबदारी इन्हें प्रदान की गई थी, तो ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं श्रवण काल। या मैंने बता दिया ग्राउंड सेक में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी जूनियर अकाउंटेंट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो श्रवण काल आपसे पूछ लिया जाए, मिर्जा राजा जयसिंह के काल को क्या माना जाता है? श्रवण काल माना जाता है। ठीक है, ये जयसिंह फर्स्ट ही है, जिसके आगे मिर्जा लग जाएगा ना वो फर्स्ट है, और जिसके आगे सवाई लग जाएगा वो क्या है? सेकंड है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस शैली पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली में सर्वाधिक किस रंगों का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृतिक रंगों का। जैसे आपको क्वेश्चन में डाउट दो ही जगह होंगे, एक तो ये पूछा जाएगा कि बुझे हुए रंगों का या फीके रंगों का प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो नागौर शैली के अंतर्गत किया गया है। जबकि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, देखो ये आपको एक नाम पकड़ना, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में किया गया है? जयपुर शैली के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके जो आमेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं उनके नामों के बारे में बात करते हैं। तो 4 नाम इसमें प्रमुख होने वाले हैं, एक तो मुन्नालाल, एक हुक्मचंद, एक मुरली और एक पुष्प दत्त। पुष्प दत्त या पुष्य दत्त भी नाम मंडल के आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रमुख चित्रकार। इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं आमेर शैली के? तो एक तो यशोधरा का चित्र इसमें प्रमुख है। फिर रज्जमनामा ने क्या किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद करने का काम इसी आमेर शैली के अंतर्गत किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं गीत गोविंद में बिहारी सत्संग की रचना या उसके चित्र चित्रित करने का काम किसने किया था? तो मुरली ने किया था। और किसके शासनकाल में? तो मान सिंह के शासनकाल में किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इस शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो इस शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? मुगलों का इस शैली पे सर्वाधिक प्रभाव है। इसके बाद में बात करते हैं आदि पुराण का चित्र चित्रित करने का काम इस शैली में किसने किया था? तो आदि पुराण का चित्र चित्रित करने का काम पुष्प दत्त ने किया था। ये थी आपकी आमेर स्कूल या आमेर शैली के बारे में हमने पढ़ा है। आगे पढ़ने वाले हम जयपुर शैली के बारे में, तो एक बार उससे स्क्रीनशॉट लें और उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आगे बात करते हैं जयपुर शैली के बारे में। जयपुर शैली का श्रवण काल किसके काल को माना जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि जयपुर शैली और आमेर शैली में आप कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि ये जयपुर के ही क्या हैं? शैलियाँ हैं। तो इसमें आपको ये पूछा जाता है कि श्रवण काल, आमेर शैली का श्रवण काल अलग है और जयपुर शैली का श्रवण काल अलग शासनकाल को माना जाता है। तो जयपुर शैली का श्रवण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को जयपुर शैली का श्रवण काल माना जाता है। जबकि आमेर शैली का श्रवण काल हमने किसको बताया था? मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट को माना जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, और ये कन्फ्यूजन किस भर्ती में होगा? आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो पीछे के पेपरों में। तो बात करते हैं जयपुर शैली का क्या? सौवर्ण काल। सौवर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो सौवर्ण काल, जयपुर शैली का सौवर्ण काल किसके शासनकाल को? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को। और सवाई प्रताप सिंह ने क्या कार्य किए थे उसके कार्य भी हम साथ साथ लिखेंगे। तो हवा महल में भित्ति चित्रण का काम किया था। सौवर्ण काल किसके काल को? सवाई प्रताप सिंह के काल को। सवाई प्रताप सिंह के काल को, सवाई प्रताप सिंह के काल को क्या माना जाता है? इसका श्रवण काल माना जाता है। आगे बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह ने इन्होंने हवा महल में भित्ति चित्रण करवाया। हवा महल में भित्ति चित्रण करवाया। भित्ति चित्रण करवाया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हवा महल में भित्ति चित्रण करवाने का काम किसने किया था? सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण भी किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कितने मंजिल का? 5 मंजिल का। कब करवाया था? 1799 ईस्वी में इसका काम करवाने का काम किया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाने का। इसके ये कितना मंजिला है हवा महल? तो हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला है, और बिना किसी नींव के ये हवा महल का निर्माण करवाया गया था। इसके किसी भी प्रकार की क्या नहीं है? नींव नहीं रखी गई है।
तो हवा महल का निर्माण भी कराने का काम सवाई प्रताप सिंह ने किया था और भित्ति चित्रण करवाने का काम भी सवाई प्रताप सिंह ने ही किया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जयपुर शैली का स्वर्णकाल काल किसके काल को कहा जाता है, सवाई प्रताप सिंह के काल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यूरोपियन शैली का प्रभाव इस पे देखने के लिए मिलता है। तो इस शैली पर किसके शासनकाल के बाद में, इस शैली पर जयसिंह सेकंड के काल के बाद यूरोपियन शैली का प्रभाव देखने के लिए मिला। तो इस शैली पर जयसिंह सेकंड के काल में यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। तो आपसे पूछ लिया जाए किस शैली पर यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा, तो जयपुर शैली में पड़ा। और किसके शासनकाल में, जयसिंह सेकंड के शासनकाल के बाद में इस शैली पे, या जयसिंह सेकंड के शासनकाल में किस शैली का प्रभाव पड़ा, यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। सवाई जयसिंह ने किसका क्या काम किया था, इसकी शुरुआत करने का काम। तो जयपुर शैली की शुरुआत किसने की थी, शुरुआत आपसे पूछ ली जाए कि शुरुआत किसने की थी, आपसे पूछ लिया जाए जयपुर शैली की। तो जयपुर शैली की शुरुआत भी कौन करते हैं, सवाई जयसिंह सेकंड क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। और किसके साथ, यहीं पे सूरत खाना की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, सूरत खाना। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर शैली में सूरत खाना की स्थापना किसने की थी, तो सवाई जयसिंह सेकंड ने सूरत खाने की क्या की थी, स्थापना की थी। आगे बात करते हैं इसमें प्रमुख चित्रकार कौन है, तो इसके चित्रकारों के नाम लिखो जो क्या हैं, मोस्ट होने वाले हैं। चित्रकारों के बारे में बात करते हैं कि जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चित्रकार हैं चिमना, हुक्मा, उदय और मोहम्मद शाह है। तो चिमना, हुक्मा, उदय राम या उदय या मोहम्मद शाह। तो उदय और मोहम्मद शाह है। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह का संबंध किस चित्रशैली से संबंधित है, तो जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। हमने आमेर शैली में कौन कौन से 4 चित्रकार पढ़े थे, आपको याद है क्या, आमेर शैली में हमने 4 चित्रकार पढ़े थे, मुन्नालाल, हुक्माराम और पुष्यदत्त और मुरली। और जयपुर शैली में चिमना, हुक्मा, उदय और मोहम्मद शाह क्या हैं, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रों के बारे में, कि प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्रों के बारे में बात करते हैं कि जयपुर शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो ईश्वर सिंह के काल में आदम कद का चित्र किसने चित्रित किया था, साहिब राम ने। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लिखो दोस्तों, ईश्वरी सिंह के शासनकाल में, ईश्वरी सिंह के शासनकाल में साहिब राम ने किसका चित्र चित्रित किया था, साहिब राम ने ईश्वरी सिंह के शासनकाल में आदम कद का चित्र। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका चित्र, आदम कद का चित्रण किया। और इसके अंडरलाइन लगा लेना, ये मोस्ट है, आदम कद का चित्र। पहली बात से तो आपसे ये पूछा जाता है किसके शासनकाल में ये चित्रित किया गया, तो ईश्वरी सिंह के शासनकाल में। चित्रकार कौन था, तो साहिब राम इसका प्रमुख चित्रकार था। ये आपको नाम मोस्ट रखना है कि कौन सी शैली से संबंधित है और किसका चित्र चित्रित किया गया था, आदम कद का चित्र चित्रित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरे
दूसरी प्रमुख विशेषता के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है पशुओं की लड़ाई के दृश्य और किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए तो लालचंद के द्वारा हाथियों के चित्रण मिलते हैं। तो पशुओं की लड़ाई के चित्रण लिखो दोस्तों, पशुओं की लड़ाई के चित्रण, लड़ाई के चित्रण, और किसने चित्रण किया, लालचंद ने, लालचंद ने। और किसकी लड़ाई, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई के चित्र किसने चित्रित किए, तो आपसे पूछ लिया जाए या पशुओं की लड़ाई के चित्र किसने चित्रित किए, लालचंद ने। और कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, जयपुर शैली से संबंधित है। तो एक बार हम जयपुर के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में जो और विशेषताएं हैं उनके बारे में और आगे हम चर्चाएं करेंगे। तो हमने पढ़ा जयपुर शैली का प्रारंभिक काल किसके काल को माना जाता है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत की थी सवाई जयसिंह सेकंड ने। और किसकी स्थापना कर सूरत खाने की स्थापना करके इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। ये वही सूरत खाना है जिसमें प्राचीन चित्र चित्रित किए हुए अंकित मिले हैं हमें, किससे, सूरत खाने से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं श्रवण काल किसके काल को माना जाता है, आपसे पूछ लिया जाए जयपुर शैली का, तो जयपुर शैली का श्रवण काल तो सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है, जबकि आमेर शैली का श्रवण काल मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर ली हमने श्रवण काल, सवाई प्रताप सिंह के काल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हवा महल का तो निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी को। कहाँ पे, जयपुर में 5 मंजिला हवा महल है, बिना किसी नींव के हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या किया था, हवा महल में भित्ति चित्रण चित्रित करने का काम सर्वप्रथम किसने किया था, सवाई प्रताप सिंह ने किया था। इसीलिए इसके काल को क्या माना जाता है, जयपुर शैली का क्या माना जाता है, श्रवण काल माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकारों की। हमने बात की है कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से चित्रकार इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं, तो चिमना है, हुक्मा है, उदय है और मोहम्मद शाह इसके प्रमुख चित्रकार है। मोहम्मद शाह के बाद में आप नाम लिखना चाहो तो साहिब राम। मैंने देखा कि जैसे जैसे विशेषताएं लिखाएंगे उसमें एक एक जो चित्रकार हैं उसके नाम साथ साथ आते रहेंगे, तो वो यहीं पे लिखाने की जरूरी नहीं है, नहीं तो ये भी लिखा सकता था इसके आगे ही साहिब राम, लालचंद, तो ये साथ साथ में करवा ही रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है, विशेषता में वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। आप पीछे की जितनी भी एग्जाम में उठा के देखोगे 5-7 लगातार यदि राजस्थान में पेपर लगे हैं तो उसमें एक में तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए। देखते हैं, देखो जैसे सीईटी की आपके 4 या 5 शिफ्टों में पेपर होगा, पशु परीक्षक का भी 4 या 5 दिन पेपर चलेगा, 4 दिन में होगा, 8 पारियों में पेपर होगा, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा उसमें। तो बात करते हैं ईश्वरी सिंह के शासनकाल में साहिब राम जो चित्रकार था उसने किसका चित्र चित्रित किया था, आदम कद का चित्र चित्रित करने का काम किया था। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदम कद का चित्र चित्रित कौन किया था, साहिब राम ने। किसके शासनकाल में, ईश्वरी सिंह के शासनकाल में। यह आदम कद चित्र का संबंध किस चित्र शैली से है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आंसर करना है, जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमाए, यदि आप एक क्वेश्चनों का अकेला अध्ययन करोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी भी आपके राजस्थान जी की याद नहीं होगा। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको राजस्थान जी की याद नहीं होगा, थ्योरी पढ़ोगे तो आप खुद से खुद क्वेश्चन निकालने लग जाओगे कि मैंने ये लाइन पढ़ी कि ईश्वरी सिंह के शासनकाल में साहिब राम ने आदम कद का चित्र चित्रित किया। तो ये आपने लाइन पढ़ ली, थ्योरी के रूप में पढ़ी है, थ्योरी के रूप में पढ़ी है, तो आप प्रश्न निकाल सकते हो कि साहिब राम का संबंध किस चित्र शैली से है। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है जयपुर चित्र शैली से। साहिब राम किसके शासनकाल में थे, ईश्वर सिंह के शासनकाल में। साहिब राम ने किसका चित्र चित्रित किया, आदिम कद का। आदिम कद का चित्र किस शैली से संबंधित है, तो जयपुर शैली से। आदिम कद का चित्र किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था, ईश्वर सिंह के। देखो लाइन आपने एक पढ़ी, क्वेश्चन कितने निकाल लिए, 10 क्वेश्चन निकाल लिए इससे। तो क्वेश्चन आप देखते हो मार्केट में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आ रखी हैं कि 555 क्वेश्चन, अरे तो 555 क्वेश्चन तो आराम से बन सकते हैं, 5555 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन। अरे तो एक लाइन से हमने 10 क्वेश्चन निकाल लिए। देखो एक लाइन ही तो पढ़ी थी, एक लाइन से हमने कितने क्वेश्चन निकाले, 10 से 12 क्वेश्चन निकाल लिए। तो उसमें 10,000 क्वेश्चन, मैंने तो सर 10,000 क्वेश्चन कर लिए। अब इससे बाहर क्या आएगा, अरे क्यों नहीं आ सकता। 10,000 क्वेश्चनों में आप तो ये मानो कि आपने जो 100 लाइनें की हैं उससे 10,000 क्वेश्चन बना सकते हो, आप तो 1000 क्वेश्चन बना सकते हो। मतलब 100 लाइनों में आप 1000 क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने दिखाया आपको कि एक लाइन से मैंने 10 क्वेश्चन बना दिए।
तो क्वेश्चन बैंक से कभी भी तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद आप यदि क्वेश्चन करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, उससे आपका ज्ञान स्थायी हो जाता है। आगे बात करते हैं पशुओं की लड़ाई के चित्रण। पशुओं की लड़ाई के चित्रण किससे मिलते हैं, तो लालचंद ने इससे चित्रित करने का काम किया था और जयपुर शैली से हाथियों की लड़ाई के इसमें दृश्य दिखाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे पढ़ते हैं। आगे दोस्तों और बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी जयपुर शैली की विशेषताएं हैं। तो जयपुर शैली में उद्यान के चित्रण व भित्ति चित्रण देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें इस शैली में उद्यान व भित्ति चित्रणों का दृश्य मिला है। भित्ति चित्रणों का दृश्य दिखाया गया है। ये तीसरी विशेषता हो गई दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि और अन्य इसमें क्या चित्र दिखाए गए हैं। तो पुरुषों को द्वाड्डी मुख वहीन चेहरा दिखाया गया है। चौथी विशेषता है पुरुषों का दाढ़ी वहीन चेहरा दिखाया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में पुरुषों को दाढ़ी युक्त चेहरा दिखाया गया है, मतलब दाढ़ी बगैर दाढ़ी के चेहरा दिखाया गया है। तो कौन सी चित्र शैली आप आंसर करोगे, तो जयपुर चित्र शैली इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद में आगे कुरान पढ़ती हुई शहजादियों के चित्र भी इसमें मिलते हैं। तो लिखो दोस्तों, कुरान पढ़ती हुई शहजादियों का चित्र भी इस शैली में मिला है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि और अन्य इसमें क्या मिला है। तो इसमें फकीर से भिक्षा देती स्त्री का चित्र मिला है। फकीर को भिक्षा देती हुई स्त्रियों के चित्र, फकीर को भिक्षा देती हुई स्त्रियों के चित्र, स्त्रियों के चित्र भी मिले हैं। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फकीर को भिक्षा देती हुई स्त्रियों के चित्र, फकीर को भिक्षा देती हुई स्त्रियों के चित्र कौन सी चित्र शैली में मिले हैं, तो जयपुर चित्र शैली में मिले हैं। आगे बात करते हैं जयपुर चित्र शैली में किस रंगों का प्रयोग किया गया था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लाल, पीला, हरा व केसरिया रंग का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए इस शैली में किस रंगों का प्रयोग किया गया है, तो लिखो दोस्तों, लाल, पीला, हरा व केसरिया। लाल, पीला, हरा व केसरिया रंग का प्रयोग किस शैली में किया गया है, तो आपसे पूछ लिया जाए जयपुर शैली में किया गया है। आगे बात करते हैं जयपुर शैली का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष है पीपल व चंदन का वृक्ष। इस शैली का प्रमुख वृक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख वृक्ष कौन सा है, प्रमुख वृक्ष, तो पीपल व चंदन का वृक्ष क्या है, इस शैली का प्रमुख वृक्ष है। तो लिखो दोस्तों, पीपल व चंदन। इसके बाद में आगे बात करते हैं इस शैली का प्रमुख पशु कौन सा है या पक्षी कौन सा है, तो पक्षी की पूछा जाए तो कौन सा है, मोर है। प्रमुख पक्षी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख पक्षी कौन सा है, तो आपसे इसमें पूछ लिया जाए तो मोर है। मैंने कौवा कौन सी शैली का प्रमुख पक्षी बताया था, यह आपको कमेंट करके बताना है हमें। तो दोस्तों हम बात करते हैं एक बार फिर से जयपुर शैली के बारे में। जयपुर शैली की विशेषताओं के बारे में हमने बात कर रहे थे और इसमें क्या बात की हमने, इसमें सर्वाधिक उद्यानों व भित्ति चित्रणों का चित्रण भी किस शैली में मिला है, तो जयपुर शैली के अंतर्गत मिला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि पुरुषों को दाढ़ी वहीन चेहरा दिखाया गया है कि पुरुष क्या नहीं रखते थे, उसमें दाढ़ी नहीं रखते थे।
यह चित्रण किस चित्र शैली में मिलता है? तो जयपुर शैली से मिलता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि कुरान पढ़ती हुई शहजादियों के चित्रण कौन सी चित्र शैली में मिले हैं? तो कुरान पढ़ती हुई शहजादियों के चित्रण भी किस शैली में मिले हैं? जयपुर शैली में मिले हैं, क्योंकि इसमें किसका प्रभाव है? मुगल शैली का प्रभाव देखने के लिए हमें मिला है। कौन सी शैली में? जयपुर शैली में। और आमेर शैली में भी किसका प्रभाव था? मुगलों का ही प्रभाव था, क्योंकि मुगल शैली का प्रभाव क्यों था? क्योंकि भगवनदास के शासनकाल से क्या हो गया था? मुगलों ने सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाले पहली रियासत आपसे पूछ ली जाए तो यही तो रियासत थी, आमेर रियासत। तो आमेर का प्रभाव और जयपुर में भी पड़ा है, तो जयपुर और आमेर एक ही प्रकार की शैली है। तो इस पे किसका सर्वाधिक प्रभाव है? मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव है। फकीर को भिक्षा देती हुई स्त्रियों का चित्रण, फकीर को भिक्षा देती हुई स्त्रियों का चित्रण किस शैली से मिलता है? तो किस शैली से मिलेगा आपको? जयपुर शैली से। आगे बात करते हैं इसकी अन्य प्रमुख और विशेषताओं के बारे में कि इस शैली में किस रंगों का प्रयोग किया गया है चित्र बनाने के लिए? तो लाल, पीला, हरा व केसरिया रंग का क्या किया गया है? इनमें प्रयोग किया गया है चित्रों में। आगे बात करते हैं कि इसका प्रमुख वृक्ष कौन सा है? इस शैली में किस वृक्षों का प्रयोग किया गया है सर्वाधिक? तो पीपल व चंदन के वृक्षों को सर्वाधिक दर्शाया गया है। बात करते हैं कि इस शैली में प्रमुख पक्षी कौन सा दर्शाया गया है? तो मोर इस शैली का प्रमुख पक्षी के रूप में दर्शाया गया है। इसी के साथ जो हमारी ये जयपुर शैली थी, जो किसके अंतर्गत आती थी? ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती थी। तो आमेर और जयपुर शैली के बारे में हमने आज अध्ययन कर लिया है। आगे में आने वाली कक्षा में हम शेखावाटी शैली के बारे में या अलवर शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी आप ये चैनल शेयर कर दिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अगली कक्षा में। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो सभी कक्षाओं की प्लेलिस्ट आपके लिए उपलब्ध है और वो भी निःशुल्क उपलब्ध है। तो आप पीछे प्लेलिस्टों में जाकर इन कक्षाओं को, सभी कक्षाओं को देख सकते हो और आगामी आने वाली भर्तियों में इस कक्षाओं का आप फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।